1940 में जर्मनी ने जेल से ली गई बलात्कारियों, हथियारों और पीडोफाइल से बना एक विशेष ब्रिगेड का गठन किया। उन्हें प्रतिबंधों के बिना संचालित करने के लिए वर्दी, हथियार और सफेद पत्र दिया गया। सामने प्रथम विश्व युद्ध के एक अनुभवी और यौन शोषण के लिए निंदा की ऑस्कर डिर्लेवांगर बेलारूस में उन्होंने बच्चों के साथ गांवों को जला दिया। वार्सो में 40 शून्य नागरिकों ने 3 दिनों में हत्या कर दी। हंगरी में उन्होंने युद्ध के सज्जनों के रूप में व्यवहार किया। वे नहीं लड़ते थे, उन्होंने भगाया। यहां तक कि एसएस अधिकारियों ने भी उनके विघटन का अनुरोध किया, करुणा के लिए नहीं, डर के लिए। नाजी शासन ने अपने अत्याचारों के इतिहास के बावजूद इस इकाई को 5 साल तक क्यों रखा? नरसंहार अस्पतालों, चर्चों और अनाथालयों के बाद भी डिर्लेवांगर की रक्षा किसने की? और इस आपराधिक ब्रिगेड ने न्याय से कैसे बचाया, जबकि जर्मनी ने युद्ध के बाद पुनर्निर्माण करने की कोशिश की? द रीच मॉन्स्टर, द बर्थ ऑफ द बुचर। 1940 के वसंत में, जबकि जर्मनी ने यूरोप पर अपने प्रभुत्व को मजबूत किया, एक अजीब सैन्य प्रयोग ने हेनरिक हिमलर की चौकस नजर के तहत आकार लिया। ओरानिनबर्ग के प्रशिक्षण क्षेत्र में बर्लिन के बाहरी इलाके में 80 लोगों ने चुप्पी में गठित किया। वे आम सैनिक नहीं थे, वे शिकारियों, दोषी अपराधियों थे जो आधुनिक सैन्य इतिहास में एक अभूतपूर्व इकाई बनाने के लिए सीधे रीच जेलों से निकाले गए थे। उनके सिर पर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जीवनी में पहले से ही विकृति के सभी तत्व शामिल थे जो इस बल की विशेषता रखते थे। ऑस्कर पॉल डिर्लेवांगर 1895 में वुर्जबर्ग, बावरिया में जन्मे डिर्लेवांगर ने विरोधाभासों को परेशान करके एक जीवन को चिह्नित किया था। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के आयरन क्रॉस के वाहक, प्रथम विश्व युद्ध से अनुभवी पुरस्कार, राजनीति विज्ञान के एक डॉक्टर भी थे जिनकी थीसिस ने एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से एक नियोजित अर्थव्यवस्था का बचाव किया जो भविष्य की नाजी आर्थिक नीति के प्रमुख तत्वों का अनुमान लगाते थे। बौद्धिक और लड़ाकू के बीच इस द्वंद्व ने एक तीसरे अधिक परेशान करने वाले आयाम को छुपाया, एक यौन और भ्रष्ट शिकारी। महान युद्ध के बाद डिर्लेवांग ने हिंसक फ्रीकॉप्स में अपना स्थान पाया, जिन्होंने नवजात वेइमर गणराज्य में कम्युनिस्टों और वामपंथियों के कट्टरपंथियों का मुकाबला किया। मार्च 1921 में उन्होंने सांग्रहौसेन में कम्युनिस्ट मिलिशिया के खिलाफ संचालन का निर्देशन किया, फिर एक क्रूरता दिखाई जो सेना से अधिक थी। उसी समय उन्होंने 1923 में एनएसडीएपी में शामिल हुए उभरते नाजी आंदोलन में अपना कैरियर बनाया। उनके करियर को 1934 में विनाशकारी झटका लगा जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के यौन शोषण से निंदा की गई। रेड क्रॉस के स्वैच्छिक इस स्थिति के लिए गबन और प्राधिकरण के दुरुपयोग के आरोपों को जोड़ा गया। 2 साल की जेल की सजा, उन्हें उनकी रैंक, उनके शैक्षणिक खिताब से छीन लिया गया और नाजी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। किसी भी अन्य के लिए यह अंत होता, लेकिन डिर्लेवांग के शक्तिशाली सहयोगी थे। ग्रेट वॉर के बाद से सीनियर एसएस ऑफिसर और उनके दोस्त गोटलब बर्जर ने हिमलर के खिलाफ उनके लिए हस्तक्षेप किया। वेल्जाइम एकाग्रता शिविर के माध्यम से अपने विश्वास और एक संक्षिप्त कदम का हिस्सा पूरा करने के बाद उन्हें स्पेनिश गृहयुद्ध के दौरान कोंडोर सेना में सेवा देने के लिए खुद को भुनाने की पेशकश की गई थी। स्पेन में सार्वजनिक जांच से दूर डिर्लेवांगर ने अपनी वास्तविक प्रकृति दिखाई। मनमानी उल्लंघनों और हत्याओं के आरोपों ने उनके पुनर्वास को नहीं रोका। इसके विपरीत उनकी वापसी पर उन्हें नाजी पार्टी में पढ़ा गया, इसकी बहाल सैन्य रेंज और एक मूल्यवान लड़ाकू के रूप में सिस्टम में एकीकृत किया गया। सोंडरकमांडो डिर्लेवांग की उत्पत्ति ने एक विकृत वैचारिक दृष्टि के साथ एक रणनीतिक आवश्यकता का जवाब दिया। रीच को पूर्वी यूरोपीय के जंगलों में पक्षपातपूर्ण लोगों का मुकाबला करने की आवश्यकता थी। ऐसा करने के लिए हिमलर ने शिकारियों को भर्ती करने का प्रस्ताव दिया। ट्रैकिंग में अनुभव वाले पुरुषों और जंगलों के वातावरण में हथियार प्रबंधन। तथ्य यह है कि वे अपराधी थे, एक बाधा नहीं थी, बल्कि मुड़ नाजी तर्क में एक फायदा था। हिमलर के रोमांटिक काल्पनिक में इन शिकारियों ने अदम्य जर्मन एरियो का प्रतिनिधित्व किया, अकेला, आत्मशफिक, पतित समाज के मानदंडों के लिए प्रतिरोधी।
उनके अपराध की व्याख्या एक अचूक प्रकृति के प्रमाण के रूप में की गई थी, जिसे वैचारिक उद्देश्यों की ओर बढ़ाया जा सकता है। क्रूरता, बुद्धिमत्ता और कट्टरपंथी वफादारी के अपने संयोजन के साथ डिरलेवांगर उनका नेतृत्व करने के लिए एकदम सही उम्मीदवार थे। इस प्रकार एक इकाई का जन्म हुआ जो युद्ध अपराध की पारंपरिक अवधारणाओं में क्रांति लाएगी। यह नियमित सैनिक नहीं थे जो कुछ परिस्थितियों में अत्याचार करते थे। यह अपराधियों को भर्ती करने, उन्हें वर्दी और हथियार देने और रीछ के दुश्मनों के खिलाफ अपने असामाजिक आवेगों को निर्देशित करने के लिए एक स्पष्ट रूप से डिजाइन किया गया बल था। एक प्रयोग जो यह प्रदर्शित करेगा कि नाजी राज्य ने अपनी संरचना में किस हद तक अपराध को एकीकृत किया था, इसे सामाजिक विसंगति को एक राजनीतिक उपकरण में बदल दिया। लीजन ऑफ शैडोज, द ब्लैक हंटर्स। 1940 की गर्मियों ने पोलैंड के ल्यूबेल्स जिले में सोंडरकमांडो डिरलेवांगर की परिचालन शुरुआत को चिह्नित किया। कुछ ही हफ्तों के बुनियादी प्रशिक्षण के साथ ये पहले 80 पोटे काली वर्दी में लिपटे हुए, जिन्होंने उन्हें ब्लैक हंटर्स का उपनाम अर्जित किया, को पक्षपातपूर्ण लड़ने और रियर में सुरक्षा की गारंटी देने के कथित मिशन के साथ तैनात किया गया था। हालांकि शुरुआत से वे किसी भी अन्य पारंपरिक सैन्य इकाई के अलावा अन्य नियमों के तहत काम करते थे। इन प्रारंभिक रंगरूटों की प्रोफाइल विषम थी। कुछ बस गरीब किए गए किसान थे जो महान अवसाद के दौरान अवैध रूप से पकड़े गए थे। दूसरों के पास गहरे रिकॉर्ड थे। आक्रामकता, सशस्त्र डकैतियां, झगड़े में हत्याएं, आग्नेयास्त्रों के साथ उनकी परिचित और लकड़ी के इलाके के उनके ज्ञान, पार्टिसियों के शिकार के लिए सैद्धांतिक रूप से मूल्यवान कौशल के साथ उनकी परिचित थी। इस पहली अवधि की आधिकारिक रिपोर्टें घोषित मिशन और वास्तविकता के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति को प्रकट करती हैं। ल्यूबेल्स में अपने पहले महीनों के दौरान वास्तविक लड़ाई का सुझाव देने वाले पक्षपातपूर्ण या हताहतों के साथ कोई प्रलेखित क्लैश नहीं थे। पोलिश नागरिक आबादी के खिलाफ डकैती, उल्लंघन और हत्याओं की शिकायतें क्या थीं? एक विशेष रूप से खुलासा पहलू ल्यूबेल्स के यहूदी बस्ती में उनका व्यवहार था। डिरलेवांग के पुरुषों ने नियमित रूप से पूछताछ के लिए मनमाने ढंग से चुने गए पुरुषों और महिलाओं को प्रवेश किया और धन, गहने या जबरन सेवाओं के रूप में भुगतान प्राप्त करने के बाद उन्हें जारी किया। इन व्यवस्थित जबरन वसूली में उनके कमांडर की मौन अनुमोदन था, जिन्होंने सक्रिय रूप से लूट में भाग लिया था। शिकायतें इस क्षेत्र में उच्च रैंकिंग एसएस अधिकारियों तक पहुंच गईं, जिन्होंने अपनी वापसी का अनुरोध किया। जनवरी 1945 में यूनिट को आधिकारिक तौर पर बेलारूस में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि डिरलेवांग ने जानबूझकर अपनी शिकारी गतिविधियों को जारी रखने के लिए खेल में देरी की। दंडित होने से दूर इकाई का विस्तार किया गया था। हिमलर उनकी प्रभावशीलता से प्रभावित और भी अधिक परेशान करने वाले प्रोफाइल के साथ नई भर्तियों के समावेश को अधिकृत किया। उल्लंघन, हत्या, पीडोफिलिया, जानबूझकर आग और दुखद अपराधों जैसे गंभीर अपराधों के दोषी कैदियों की भर्ती की अनुमति देने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। वेहरमाच और एसएस की अनुशासनात्मक इकाइयों के सदस्य गंभीर उल्लंघन के लिए अपनी मूल इकाइयों से निष्कासित पुरुषों को भी एकीकृत किया गया था। 1945 और 1943 के बीच सोंडेर कोमांडो की रचना ने एक कट्टरपंथी कायापलट का अनुभव किया। मूल शिकारियों को धीरे धीरे हिंसक अपराधियों, सोशियोपैथ और मानसिक रूप से बीमार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यूनिट 300 पुरुषों से अधिक हो गई, जो एक औपचारिक सैन्य संरचना वाली कंपनियों में आयोजित की गई। हालांकि इसका आंतरिक अनुशासन अराजक रहा। इन जर्मनों को ऑक्सिलियरीज को कब्जे वाले प्रदेशों में भर्ती किया गया था, मुख्य रूप से यूक्रेनी और रूसी। उनमें से कई पूर्व सोवियत कैदी जो खेतों में मरने के लिए सहयोग करना पसंद करते थे। परिणाम मिलिट्री एनल्स में एक अद्वितीय हाइब्रिड बल था। वर्दी के तहत शिकारियों का एक समामेलन एक कमांडर द्वारा निर्देशित किया गया, जिसने आंतरिक आतंक और बाहरी ज्यादतियों में जटिलता के संयोजन के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग किया। अनुशासनहीन के लिए दंड गंभीर थे, अक्सर नश्वर थे, लेकिन साथ ही साथ नागरिकों के खिलाफ गालियों को प्रोत्साहित किया गया। इस द्वंद्व ने एक विकृत संस्कृति बनाई, क्रूरता बाहर, आज्ञाकारिता अंदर की ओर, और निर्देशित अपराधों के लिए ठीक से अपराधों के लिए अशुद्धता का निहित वादा।
सोंडर कमांडो डर्लेवांग के परिवर्तन ने तीसरे रह के नैतिक पतन को उजागर किया। एक शासन जिसने स्वयं को नस्लीय शुद्धता और व्यवस्था का रक्षक घोषित किया था, उसने जानबूझकर ऐसे तत्वों से मिलकर एक एकता बनाई थी जो उसकी अपनी विचारधारा के अनुसार सामाजिक पतन का प्रतिनिधित्व करती थी। यह स्पष्ट विरोधाभास व्यवहार में हल हो गया। ये लोग वास्तव में इसलिए उपयोगी थे क्योंकि वे ऐसे कार्य करने के लिए तैयार थे जिन्हें पारंपरिक सैनिक नैतिक रूप से घृणित मानते थे। 1940 के प्रारंभ तक यह असामान्य बल नाजी पूर्वी मोर्चे के केंद्र पर तैनात होने के लिए तैयार था। बाबा ग्रीनहिल पोर्टेबल फायर में दुकानें। बेलारूस अपने विशाल जंगलों और दलदल के साथ अनियमित युद्ध के लिए आदर्श मंच बन गया जो सोंडेर कमांडो डर्लेवांगर को परिभाषित करेगा। 1940 के सोवियत आक्रमण के बाद इस क्षेत्र में लाल सेना के सैनिकों से बना एक बढ़ता हुआ पक्षपातपूर्ण प्रतिरोध था जो कब्जा से बच गया था। यहूदी बस्ती से भाग गए और स्थानीय किसानों ने कब्जे की क्रूरता से कट्टरपंथी बनाया। 1945 की शुरुआत में जर्मन अधिकारियों ने इस क्षेत्र में कुछ 23 सक्रिय पक्षों की उपस्थिति का अनुमान लगाया जो केंद्रीय सेनाओं के समूह की आपूर्ति लाइनों के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। जर्मन प्रतिक्रिया ने किसी भी पारंपरिक प्रतिवाद अवधारणा को पार कर लिया। यह दुश्मन के लड़ाकों को बेअसर करने के बारे में नहीं था, बल्कि एक अभूतपूर्व जली हुई भूमि नीति के माध्यम से अपने समर्थन आधार को विनाश करने के लिए था। जनवरी 1945 और अगस्त 1940 के बीच सोंडेर कमांडो ने कम से कम 50 बड़े एंटी पार्टीसन संचालन में भाग लिया, जिसमें बामबर्ग ऑपरेशन अप्रैल 1945, अर्नेटेफेस्ट ऑपरेशन शरद ऋतु 1943 और ऑपरेशन कॉटबस मई 1943 शामिल थे। प्रत्येक ने क्रूरता पैमाने पर एक विशिष्ट अध्याय का प्रतिनिधित्व किया। इस अवधि के दौरान परिचालन यांत्रिकी को परिष्कृत किया गया था। पूरे क्षेत्रों को पक्षपातपूर्ण क्षेत्र के रूप में नामित किया गया था और उस परिधि के सभी गांव वैध उद्देश्य बन गए। सैनिकों ने विधिपूर्वक उन्नत किया। प्रत्येक इलाके के आसपास निवासियों को केंद्रीय वर्ग में इकट्ठा किया गया था और एक अल्प विकसित चयन के अधीन किया गया था। युवा पुरुषों और एकल महिलाओं को जबरन श्रम के रूप में निर्वासन के लिए अलग किया गया था। बाकी यहां तक कि बच्चों शिशुओं के साथ माताओं को अक्सर मौके पर निष्पादित किया जाता था या सांप्रदायिक इमारतों में बंद कर दिया जाता था जो बाद में जल गए। ऑपरेशन कॉटबस इन कार्यों के परिमाण को दर्शाता है। मई 1943 के दौरान 20 से अधिक मौतों की सूचना दी गई। आधिकारिक रिपोर्टों के बाद के विश्लेषण से पता चलता है कि केवल 500 हथियार बरामद किए गए थे। यह दर्शाता है कि पीड़ितों में से 5% से कम का मुकाबला हो सकता था। एक ही जिले में आम कब्रों को 100-200 से अधिक लाशों के साथ पाया गया, मुख्य रूप से महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे। सोंडर कमांडो ने विशिष्ट तकनीकें विकसित की जो इसे सामान्यकृत क्रूरता के इस संदर्भ में भी प्रतिष्ठित करती हैं। एक विशेष रूप से अत्याचारी रणनीति खनन क्षेत्रों को साफ करने की उनकी विधि थी। पकड़े गए नागरिकों के समूहों को संदिग्ध जमीन पर ऑनलाइन चलने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे विस्फोट हुए जो सैनिकों को अपना रास्ता बनाते थे। एक प्रलेखित ऑपरेशन में इस तकनीक ने केवल 3 दिनों में लगभग 30 लोगों की मृत्यु का कारण बना। अमानवीयता उन स्तरों तक पहुंच गई जो पर्यवेक्षकों को भी पूर्वी मोर्चे के अत्याचारों के आदी थे। 1943 के दस्तावेजों की एक आंतरिक रिपोर्ट कैसे बोरकी गांव में वयस्कों को मारने के बाद बच्चों को स्कूल के आंगन में इकट्ठा किया गया। गोला बारूद का उपयोग करने के बजाय सोंडेर कमांडो के सदस्यों ने उन्हें राइफल बट से मारकर और दीवारों के खिलाफ उनकी खोपड़ी को कुचलकर मार दिया। जब कुछ सैनिकों ने अनिच्छा दिखाई तो डर्लेवांगर ने व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त तकनीक का प्रदर्शन किया। एक बच्चे की गर्दन को अपने हाथों से तोड़ दिया। इस अवधि के आधिकारिक आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जून 1943 में हिमलर को दिनांकित रिपोर्ट में डर्लेवांगर ने दावा किया कि उनकी इकाई ने 15 महीनों में 15 दुश्मनों को समाप्त कर दिया था, जिसमें केवल 92 खुद के हताहत हुए थे। संदेह बढ़ाने से दूर यह अनुपात एक परिचालन दक्षता परीक्षण के रूप में मनाया गया था।
चरम क्रूरता ने नाजी तंत्र के भीतर ही चिंताओं को उत्पन्न करना शुरू कर दिया, न कि मानवीय विचारों के कारण बल्कि इसके रणनीतिक प्रतिवाद के कारण। मिन्स्क के जर्मन जनरल कमिश्नर ने 1943 के अंत में एसएस के उच्च कमान के लिए एक असाधारण पत्र भेजा, जहां उन्होंने यह दर्शाया कि सोंडेर कमांडो के तरीके 30 वर्षों के युद्ध के योग्य थे और स्थानीय आबादी को कट्टरपंथी बना रहे थे और इसे पक्षपातपूर्ण हथियारों की ओर धकेल रहे थे। इस आंतरिक आलोचना का समापन एक प्रकट वाक्यांश के साथ हुआ। जब महिलाओं और बच्चों को नरसंहार किया जाता है या जीवित किया जाता है, तो युद्ध के मानवीय व्यवहार की उपस्थिति भी होती है। नाजी के एक वरिष्ठ अधिकारी यह मानते हैं कि यह अपने वरिष्ठों के सबूतों को याद रखना आवश्यक है कि सोंडेर कमांडो ने तीसरे रईह की लक्ष्य लाल रेखाओं को किस हद तक पार कर लिया था। हालांकि इन चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया था। डिरवांगर अनुशासित होने से दूर 1943 में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए जर्मन क्रॉस प्राप्त किया। यह पुरस्कार खुद हिमलर द्वारा अनुमोदित पूरी तरह से प्रतीक है कि कैसे इकाई सिस्टम के भीतर एक विसंगति नहीं थी, लेकिन इसकी सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति बेलारूस के निवासियों के लिए प्रभाव सर्वनाश था। पूरे समुदायों को पृथ्वी के चेहरे से मिटा दिया गया था। बाद के अध्ययनों का अनुमान है कि युद्ध के अंत में बेलारूसा गांवों के 60% से अधिक आंशिक या पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। जनसंख्या को आनुपातिक रूप से पूरे सोवियत संघ के सबसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें 10 मिलियन की पूर्व दुनिया की आबादी पर 2 मिलियन से अधिक मृत थे। जब रेड आर्मी ने जून 1940 में बैगेशन ऑपरेशन शुरू किया, तो बेलारूस की मुक्ति को ट्रिगर करते हुए सोंडेर कमांडो डर्लेवांग पोलैंड की ओर हट गए, एक विनाशकारी और दर्दनाक क्षेत्र को पीछे छोड़ दिया। इसका अगला गंतव्य पोलिश राजधानी होगी, जहां वे एक शहरी नरसंहार में अभिनय करेंगे जो अपने इतिहास से परिचित लोगों को भी डराएगा। वार्सो ऑन डी क्रॉस, आतंक द्वारा क्रूसित शहर। 1 अगस्त 1940 को आर्या क्रेजोवा पोलिश नेशनल आर्मी ने वारसो में जर्मन कब्जे के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह की शुरुआत की। लाल सेना शहर के पूर्वी बाहरी लोगों के पास पहुंचने के साथ 20 पोलिश लड़ाकों ने सोवियत आगमन से पहले राजधानी को मुक्त करने की मांग की। इस प्रकार आसन्न कम्युनिस्ट प्रभाव के खिलाफ अपनी संप्रभुता की पुष्टि की। कुछ घंटों में उन्होंने बड़े शहरी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया, बैरिकेड्स और रक्षात्मक पदों की स्थापना की, जिन्होंने जर्मन गैरिसन को आश्चर्यचकित किया। हिटलर की प्रतिक्रिया तत्काल और अनुपातहीन थी। वारसो के कुल विनाश और अनुकरणीय सजा के रूप में इसके 3 मिलियन निवासियों के व्यवस्थित विनाश का आदेश दिया। शहर को पृथ्वी की सतह से पूरी तरह से गायब होना चाहिए, उन्होंने फैसला सुनाया। इस वाक्य को निष्पादित करने के लिए हिमलर ने विशेष दमन इकाइयों को जुटाया, जिनमें से सोंडर कमांडो डिरलेवांगर पहले से ही ब्रिगेड में पदोन्नत हो गए थे। जब वे 3 अगस्त को वारसो पहुंचे, तो डिरलेवांगर यूनिट ने बेलारूस की तुलना में और भी अधिक विषम रचना प्रस्तुत की। इसके लगभग 2 सैनिकों में मूल जर्मन अपराधी, पूर्वी सहायक, मुख्य रूप से यूक्रेनी शामिल थे, और नए भर्तियों को सीधे एकाग्रता शिविरों से निकाला गया था। उनके लिए रूसी सहयोगी ब्रिगेड, जिसे कमिंस्की ब्रिगेड के रूप में भी जाना जाता है, को जोड़ा गया था। समान भयावह प्रतिष्ठा का एक बल वोएला के पश्चिमी जिले संचालन के एक प्रारंभिक क्षेत्र के रूप में सौंपे गए श्रमिक वर्ग परिवारों द्वारा घनी आबादी वाले थे, और एक महत्वपूर्ण विद्रोही गढ़ का गठन नहीं किया था। इस रणनीतिक पदनाम ने मिशन की वास्तविक प्रकृति का खुलासा किया। यह लड़ाकों के खिलाफ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि नागरिक आबादी के खिलाफ प्रतिशोध था। वोला में घटनाओं का कालानुक्रमिक अनुक्रम यूरोप में युद्ध के सबसे गहरे एपिसोड में से एक है। 4 अगस्त को गोरचेव्स्का स्ट्रीट के साथ आगे बढ़ते हुए सोंडर कमांडो ने आवासीय इमारतों का एक व्यवस्थित स्कैन शुरू किया। पारंपरिक शहरी सफाई कार्यों के विपरीत यहां विशिष्ट विद्रोही की मांग नहीं की गई थी। किसी भी नागरिक को एक वैध उद्देश्य माना जाता था। 5 अगस्त को यह सबसे घातक दिन बन गया। संचालन का विस्तार नागरिक संस्थानों में हुआ, जिन्हें पारंपरिक रूप से क्रूर संघर्षों में भी सम्मानित किया गया था। जिले के मुख्य चिकित्सा केंद्रों में से एक वोल्स्की अस्पताल को व्यवस्थित रूप से खाली कर दिया गया था। 350 से अधिक रोगियों, डॉक्टरों और नर्सों को पीछे और निष्पादित उद्यानों में ले जाया गया।
एक विशेष रूप से खुलासा करने वाला एपिसोड तब हुआ जब अस्पताल में एक जर्मन डॉक्टर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, यह देखते हुए कि कई मरीज राजनीतिक थे और उनके बीच जातीय जर्मन भी थे। एक ब्रिगेड अधिकारी की प्रतिक्रिया अंतर्निहित तर्क का उदाहरण देती है। हमारे पास सभी को मारने के आदेश हैं, यह कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। समान क्रूरता के साथ धार्मिक और कल्याणकारी स्थानों पर हमला किया गया। सैन वावर्जिनिक के चर्च में पुजारियों को मास का जश्न मनाते हुए वेदी के सामने नरसंहार किया गया था। वोल्स्का स्ट्रीट के एक अनाथालय में 300 से अधिक बच्चों और उनके देखभाल करने वालों को संयुक्त रूप से निष्पादित किया गया था। युद्ध अपराधों की जांच के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा एकत्र किए गए गवाही के अनुसार डेर्लेवांग ने खुद को इस नरसंहार में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, जो नाबालिगों के खिलाफ संगीन और सिलेंडर हेड के उपयोग के माध्यम से गोला बारूद को कम करने का आदेश दिया। वोल्स्का 40 स्ट्रीट इस डरावनी का प्रतीक बन गया, एक अपार्टमेंट इमारत जहां सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने शरण मांगी थी, गैसोलीन के साथ छिड़का और जल गया। रणनीतिक रूप से तैनात स्नाइपर्स ने उन लोगों को हटा दिया जिन्होंने खिड़कियों या बालकनियों के माध्यम से भागने की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कैसे सैनिकों ने वोदका को पिया, जबकि संघर्ष करते हुए, सट्टेबाजी करते हुए कि कितने लोग गोली मारने से पहले कूदेंगे। एक प्रतिरोध लड़ाकू और प्रत्यक्षदर्शी वांडा ट्रेकजी स्टॉस्का ने सबसे चौंकाने वाली गवाही में से एक की पेशकश की। हमने चिल्लाहट की बात सुनी, फिर शॉट्स, फिर चुप्पी और फिर से चिल्लाया। केवल 2 घंटों में 5 और 7 अगस्त के बीच केवल वोला जिले में यह अनुमान लगाया जाता है कि 30 शून्य से 40 शून्य नागरिकों की मृत्यु हो गई। यह अस्थायी एकाग्रता नरसंहार को युद्ध के सबसे तीव्र और कुशल में से एक में परिवर्तित करती है, जो प्रलय के शुरुआती चरणों के साथ पैमाने में तुलनीय है, लेकिन और भी अधिक आदिम और व्यक्तिगत साधनों के साथ निष्पादित है। वोला में तैनात किए गए क्रूरता ने उच्च नाजी क्षेत्रों के बीच भी चिंता पैदा की, हालांकि फिर से नैतिकता के बजाय व्यावहारिक कारणों के लिए। जर्मन फेडरल आर्काइव के दस्तावेजों से पता चलता है कि हिमलर ने सोंडेर कमांडो की आंतरिक निगरानी का आदेश दिया, इस बात से डरते हुए कि उसके सदस्य हिंसा से नशे में बेकाबू हो सकते हैं या अन्य जर्मन इकाइयों पर हमला कर सकते हैं। एक प्रलेखित मामला इस तनाव को दर्शाता है। जब जर्मन सैन्य डॉक्टरों के एक समूह ने अस्पताल डेला सांता त्रिनिदाद से मरीजों को खाली करने की कोशिश की, तो उन्हें डर्लेवांगर सैनिकों द्वारा धमकी दी गई, जिन्होंने उन्हें मशीन गन के साथ इशारा किया जो उनकी वापसी की मांग कर रहा था। केवल एक बेहतर एसएस अधिकारी के हस्तक्षेप ने जर्मन सैनिकों के बीच टकराव से परहेज किया। इन घटनाओं की असाधारणता का एक और संकेतक पारंपरिक वेहरमाचट प्रतिक्रिया थी। उत्तरी वार्सो सेक्टर को सौंपा गया एक टैंक कमांडर ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने पोलैंड, फ्रांस और रूस में लड़ाई लड़ी है। मैंने मरते और मारते हुए देखा है, लेकिन वोला में जो कुछ भी होता है वह युद्ध नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए हमारे पास जर्मन में पर्याप्त नाम भी नहीं है। विरोधाभासी रूप से आंतरिक बेचैनी पैदा करते हुए वार्सो में सोंडेर कमांडो के प्रदर्शन को आधिकारिक तौर पर रीच के उच्चतम उदाहरणों द्वारा मनाया गया था। 30 सितंबर 1940 को पूर्ण ऑपरेशन में दुर्गोंग ने कैबलेरो डेला क्रूज डे हीरो का क्रॉस प्राप्त किया, जो सबसे प्रतिष्ठित सैन्य सजावट में से एक था, जिसमें विद्रोह को कुचलने में उनके असाधारण दृढ़ संकल्प के आधिकारिक औचित्य के साथ। यह विरोधाभास शासन के नैतिक स्किज़ोफ्रेनिया को सबूत देता है, जबकि कुछ क्षेत्रों ने रणनीतिक प्रतिवाद और यहां तक कि इस तरह के तरीकों की अमानवीयता को मान्यता दी। नाजी गुंबद ने आधिकारिक तौर पर उन्हें मान्य किया, एक असमान संदेश भेजते हुए कि किस प्रकार के व्यवहार को पुरस्कृत किया गया था। वोला पर प्रारंभिक चरण के बाद डलवांग ब्रिगेड वार्सो के ऐतिहासिक केंद्र में चले गए। 2 अक्टूबर को अंतिम कैपिटुलेशन तक पोलिश विद्रोहियों के खिलाफ लड़ते हुए घर में भाग लेते हुए। इन हफ्तों के दौरान उनके तरीकों को क्रूरता के चरम द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता रहा। उन्होंने सभ्यों का उपयोग मानव शील्ड्स के रूप में किया, व्यवस्थित रूप से कैदियों को निष्पादित किया और टार्टर तकनीक का उपयोग किया। यूनिट के लिए लागत काफी थी। लगभग 2 प्रारंभिक सैनिकों में से 700 से कम समय में विद्रोह के अंत में संचालन किया गया था। उन्हें मृत, घायल और लापता के बीच
2-0 से अधिक हताहत हुए थे, जिसने एक पूर्ण कर्मचारियों के रोटेशन को निहित किया था। हालांकि इस उच्च हानि दर ने अपनी क्रूरता को कम नहीं किया या इसके तरीकों को बदल दिया। जब पोलिश प्रतिरोध के अंतिम फोकस ने कैपिटल किया तो वार्सो खंडहर में लेट गया। 200 से अधिक नागरिकों की मृत्यु हो गई थी। सबसे अधिक व्यवस्थित नरसंहारों में निष्पादित किया गया था। ऐतिहासिक शहर 8 शताब्दियों से अधिक अस्तित्व के साथ विधिपूर्वक नष्ट हो गया था। प्रति पड़ोस, स्मारक द्वारा स्मारक, विशेष विध्वंस टीमों ने पूरा किया कि बम और आग क्या शुरू हो गई थी। 80% शहरी संरचनाओं को मलबे में कम कर दिया गया। वार्सो को युद्ध की सबसे तबाह यूरोपीय राजधानी में बदल दिया गया। वोला नरसंहार और वार्सो के बाद के विनाश ने युद्ध अपराध की पारंपरिक श्रेणी को पार कर लिया। वे इस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं कि दार्शनिक जॉर्जियो आगबेन बाद में अपवाद की स्थिति कहेंगे। कानूनी और नैतिक आदेश का कुल निलंबन, जहां कोई भी अत्याचार संभव हो जाता है क्योंकि संप्रभु ने यह निर्णय लिया है कि कुछ मानव जीवन में पूरी तरह से मूल्य का अभाव है। इस चरम संदर्भ में सोंडरकोमांडो डिर्लवांगर एक असंगत विसंगति नहीं था, लेकिन इस असाधारण तर्क को लागू करने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया उपकरण। इसके सदस्य, जो पहले से ही अपने आपराधिक रिकॉर्ड द्वारा पारंपरिक सामाजिक मानदंडों के बाहर स्थित हैं, एक नीति का एक आदर्श निष्पादक बन गए, जिसने पश्चिमी सभ्यता की सभी सीमाओं को पार कर लिया था। द ब्रदरहुड ऑफ डार्कनेस, द इंटरनेशनल हॉरर। जबकि डिर्वांगर ब्रिगेड ने वार्सो को एक क्रूरता के साथ चकित कर दिया, जिसने नाजी अधिकारियों को भी डरा दिया था, इतिहास की छाया में कुछ गहरा हुआ था। मूल रूप से जर्मन पूल और अपराधियों से बना यह सोंडेरकोमांडो हिंसा का एक अंतर्राष्ट्रीय जीव बन गया था, जहां विचारधारा, सद्भावना और व्यावहारिक उपयोगिता घर्षण के बिना परिवर्तित हुई थी। 1940 तक डिर्लेवांगर ने अब केवल एक जर्मन इकाई की कमान संभाली। उन्होंने एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीय आतंक की कमान संभाली। पूर्व में अभियानों के दौरान, विशेष रूप से बेलारूस में, डिर्लेवांग को न केवल जर्मन जेलों से बल्कि कब्जे वाले क्षेत्रों से भी सुदृढ़ीकरण मिला। वे रूसी, यूक्रेनियन, बेलारूस और बाल्टिक थे। उनमें से कई सोवियत एक्सप्रिजनरोस थे, जिन्होंने कैदियों या शुद्ध हताशा क्षेत्रों में मरने से बचने के लिए भर्ती किया था। ये समावेश वैचारिक नहीं थे, वे जीवित लेन देन थे। रोना ब्रिगेड, रूसी के एक पूर्व सहयोगी, नागरिकों के खिलाफ उनकी क्रूरता के लिए एक कुख्यात इकाई, विशेष रूप से महिलाओं को भी एकीकृत किया गया था। वार्सो में वे वोला जिले के नरसंहार के दौरान दुर्गांग के पुरुषों के साथ लड़े। उनकी प्रतिष्ठा ऐसी थी कि यहां तक कि जर्मन भी उनके पास काम करने से बचते थे। कुछ गवाही दोनों इकाइयों के सैनिकों की बात करते हैं, जो सडिज्म के कृत्यों में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जैसे कि बर्बरवाद ने कोई सैन्य संदर्भ ढांचा खो दिया था। थोड़ा प्रलेखित लेकिन महत्वपूर्ण उपस्थिति ब्रिगेड के परिवेश में महिलाओं की उपस्थिति थी। हालांकि वे औपचारिक रूप से नहीं लड़ते थे, लेकिन कुछ ने मुखबिरों, नर्सों या मजबूर यौन सहयोगियों के रूप में भाग लिया। कुछ मामलों में सिविल सहयोगियों द्वारा क्रूरता के सक्रिय कृत्यों की सूचना दी गई थी। पोलिश वॉर क्राइम कमीशन द्वारा दर्ज एक मामले में एक यूक्रेनी महिला का वर्णन किया गया है, जो वार्सो में डायरवांगर के साथ थी और पूछताछ के बाद बच्चों को एक श्रृंखला के साथ मारते हुए देखा गया था। एक अन्य जर्मन नर्स अस्थायी रूप से इकाई को सौंपी गई, जो उन महिलाओं को सहयोग करती है जो छापे की सुविधा के लिए छिपे हुए यहूदी अपार्टमेंट के दरवाजों के साथ लिपस्टिक के साथ चिह्नित थीं। ब्रिगेड के नैतिक रूप से उल्टे पारिस्थितिकी तंत्र में इन महिला आंकड़ों ने हिंसा को मानवीय नहीं बनाया। वे एकीकृत, प्रवर्धित थे और कुछ मामलों में उन्होंने इसे विदेशी निकायों पर पूर्ण डोमेन के हिस्से के रूप में संस्थागत रूप दिया। सोंडरकोमांडो डिर्लेवांग की क्रूरता बाहरी दुश्मनों तक सीमित नहीं थी। कई मोर्चों पर यूनिट का एकमात्र नाम अन्य संरचनाओं के अधिकारियों द्वारा अनुशासनात्मक असुरक्षित सैनिकों के लिए खतरे के रूप में उपयोग किया गया था। यदि आप नहीं मानते हैं तो मैं आपको डायरवांग के साथ भेजता हूं, जैसे वाक्यांश वेहरमैच और वेफेन एसएस बटालियन में एक तरह की अनुकरणीय सजा के रूप में परिचालित होते हैं। हाईकमांड को यह पता था। विरोध से दूर हिमलर ने माना कि जानवरों के बीच समाप्त होने का डर आज्ञाकारिता बनाए रखने के लिए उपयोगी था। यहां तक कि अनुशासनात्मक स्थानांतरण भी प्रलेखित किए गए थे।
गंभीर अपराध करने वाले सैनिकों को अस्थायी रूप से डायरवेंजर को भेजा गया था, न कि सजा के रूप में, बल्कि क्रूरता के माध्यम से भुनाने के लिए अग्नि परीक्षण के रूप में। सोंडरकोमांडो ने नाजी मशीनरी के भीतर लगभग स्वायत्त संरचना के रूप में संचालित किया। आंतरिक रिपोर्टों से पता चलता है कि यूनिट की अपनी लूटपाट प्रणाली, एहसान का आदान प्रदान और आंतरिक दंड था। दंडों में अवज्ञा के लिए सार्वजनिक निष्पादन शामिल हो सकते हैं, जबकि पुरस्कारों में शराब, खाली समय और बंदी महिलाएं शामिल थीं। प्राधिकरण की इस समानांतर संरचना को सहन किया गया था, यहां तक कि पदोन्नत गोटलब बर्जर, डिरलेवांगर के संरक्षक और एसेस के वरिष्ठ अधिकारी जैसे आंकड़ों द्वारा, जिन्होंने स्थानीय नियंत्रणों द्वारा विघटन पर कई प्रयासों से बचने के लिए, बर्जर के लिए सोंडरकोमांडो एक उपयोगी उपकरण था। किसी और ने ऐसा करने की पेशकश नहीं की जो उन्होंने किया। जैसे जैसे सोंडरकोमांडो के अत्याचारों को जाना जाता है, सोवियत ने अपने युद्ध के प्रचार में उनका फायदा उठाया। जर्मनों के कब्जे वाले क्षेत्रों में हवा से जारी ओंक्टाविलस डिरवांगर द्वारा किए गए अपराधों की निंदा करते हुए रेडियो मॉस्को ने स्किर्रस किसानों, नरसंहार जीवित बच्चों और लाल सेना के सैनिकों की कहानियों की गवाही दी, जिन्होंने आम कब्रों को पाया था। यहां तक कि उन मोर्चों पर जहां दुर्गवांग ने सीधे अभिनय नहीं किया था, उनका नाम निरपेक्ष दुश्मन के प्रतीक के रूप में लागू किया गया था। सोवियत संघ ने जल्दी से समझा कि इस प्रकार के डरावने को आविष्कार या अतिरंजित करने की आवश्यकता नहीं थी। यह नाम देने के लिए पर्याप्त था। पोलैंड में डिरलवैंगर्जी शब्द राक्षसों या जानलेवा भूतों का पर्याय बन गया। यह तर्कहीन भय का प्रतिनिधित्व था। गांवों को जलाने, उल्लंघन करने, मारने और गायब होने के लिए कहीं से बाहर दिखाई देने वाले 16 पुरुषों का एक बैंड। सोंडरकोमांडो डिरलेवांगर के इतिहास में यह अध्याय यह स्पष्ट करता है कि यह केवल एक राक्षसी इकाई नहीं थी, बल्कि इसके टर्मिनल चरण में तीसरे रीच का एक आदर्श संश्लेषण था। एक उपकरण जो संयुक्त विचारधारा, सामान्य अपराध, अशुद्धता और राजनीतिक उपयोगिता को जोड़ता है। शासन ने न केवल अपने अस्तित्व की अनुमति दी, इसने इसे एक मॉडल बना दिया, इसे संरक्षित किया और इसे मनाया। उन्होंने उसे सजावट दी, अपनी रैंक बढ़ाई और आंतरिक विरोध के बावजूद इसका विस्तार किया। अपराध को एक अपवाद के रूप में नहीं, बल्कि एक परिचालन पद्धति के रूप में संस्थागत बनाया गया था। और क्या बुरा है, ये राष्ट्रीयताओं, भाषाओं और सीमाओं के माध्यम से निर्यात, विविध और एकीकृत किया गया था। डिरीवांग ने केवल एक आपराधिक इकाई नहीं चलाई, उन्होंने कानूनी रूप से क्रूरता के एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्देशन किया, जो नाजी राज्य द्वारा ध्यान से अध पतन की एक सिम्फनी है। स्लोवाकिया से हंगरी तक आतंक का नवीनतम अभियान। मिड अक्टूबर 1940 में स्टिल हॉट वॉरसॉ एशेज के साथ सोंडरकोमांडो डिरलेवांगर को नए आदेश मिले। एक और विद्रोह करने के लिए स्लोवाकिया में जाना। 29 अगस्त को शुरू किए गए स्लोवाक नेशनल विद्रोह ने मध्य यूरोप में नाजी को ऑन ऑर्डर करने के लिए एक और चुनौती का प्रतिनिधित्व किया। तब तक यूनिट ने मौलिक परिवर्तनों का अनुभव किया था, जो रीच के सामान्य अपघटन को प्रतिबिंबित करता था। सोंडरकोमांडो की आंतरिक रचना अब इसके मूल कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित नहीं थी। अपने प्रारंभिक नाभिक का गठन करने वाले जर्मन शिकारियों को ज्यादातर बदल दिया गया था। जो कुछ बचा था वह एक मानव मौजिक था। अनुभवी अपराधी, स्लाविक सहायक, कैदियों को एकाग्रता शिविरों, कम्युनिस्टों, यहूदी और राजनीतिक विरोधियों सहित से निकाले गए कैदियों को गंभीर निर्विवाद रूप से दंडित किया गया था, और पूर्वी मोर्चे के लिए भी यह वैकल्पिक रूप से पेश किया गया था। इस चरम विषमता ने सोंडरकोमांडो को नाजी एकाग्रता ब्रह्मांड के एक सूक्ष्म जगत में बदल दिया। अपराधियों और पीड़ितों को एक सैन्यकृत इकाई में सह अस्तित्व के लिए मजबूर किया, जहां एकमात्र स्थिर हिंसा थी। दोनों आंतरिक और बाहर अनुमानित थे। नवंबर 1940 में दिनांकित एसएस की एक आंतरिक रिपोर्ट ने इस सार पर कब्जा कर लिया। इकाई एक अस्थिर और खतरनाक रूप से अस्थिर रचना प्रस्तुत करती है। कुछ पुरुष डर के आदेशों का पालन करते हैं, अन्य लोग क्षमादान के वादों के लिए और कई बस शिकारी वृत्ति के लिए। स्लोवाकिया में ओवन प्रेटिंग फ्रेमवर्क पिछले परिदृश्यों से काफी भिन्न था। जोसेफ टिसो की सहयोगी सरकार के तहत औपचारिक रूप से स्वतंत्र देश ने पोलैंड या बेलारूस के समान प्रत्यक्ष कब्जे का अनुभव नहीं किया था। स्लोवाक नेशनल काउंसिल के नेतृत्व में उग्रवाद,
उदारवादी राष्ट्रवादियों से कम्युनिस्ट पक्षपातपूर्ण शामिल था और देश के केंद्र के बड़े पहाड़ी क्षेत्रों को नियंत्रित करने में कामयाब रहा था। जर्मन जवाब असंगत था। संडर कमांडो नियमित रूप से एसएस और वेरमख्त इकाइयों के साथ मिलकर बांस्का बाइस्ट्रिका क्षेत्र में तैनात किया गया था, जो पूर्व में विकसित प्रतिवाद तकनीक है लेकिन नई पर्वत भूमि के लिए अनुकूलित है। पक्षपातियों के साथ सहयोग करने के संदिग्ध गांवों को व्यवस्थित रूप से खाली किया गया था। सैन्य पुरुषों को जबरन श्रम, विद्वानों की संपत्तियों और अक्सर सैनिकों के बाहर निकलने के बाद जला दिया गया था। मेटल पर्वत में स्थित ब्रेजनो शहर इस पद्धति का उदाहरण देता है। पास के जंगलों में पक्षपातपूर्ण लोगों के साथ झड़पों के बाद सोंडेर कमांडो ने शहर में प्रवेश किया और केंद्रीय वर्ग में 400 से अधिक निवासियों को एक साथ लाया। अनुसंधान या किसी भी प्रक्रिया के बिना अधिकांश को एक खलिहान में बंद कर दिया गया था, जो बाद में जल गया। रणनीतिक रूप से रखी गई मशीन गन उन्होंने उन लोगों को हटा दिया जिन्होंने आग से बचने की कोशिश की। इस चरण का एक विशिष्ट तत्व सामग्री खराब करने पर बढ़ता जोर था। पिछले कार्यों के विपरीत, जहां हिंसा मुख्य उद्देश्य था, स्लोवाकिया में व्यवस्थित लूटपाट ने प्रमुखता प्राप्त की। इकाई ने विधिपूर्वक भोजन, मवेशी, फर्नीचर, उपकरण, शराब, कपड़े, गहने और मूल्य हथियार की आवश्यकता की। पूरे काफिले ने इन सामानों को रेटाग्वार्डिया तक पहुंचाया, जहां उन्होंने ब्लैक मार्केट सर्किट में प्रवेश किया या उच्च अधिकारियों के बीच वितरित किए गए। इस विकास ने एक टर्मिनल चरण रीच की व्यावहारिक वास्तविकता का जवाब दिया। जर्मन लॉजिस्टिक्स सिस्टम एलाइड बम विस्फोटों के तहत ढहना और उत्पादक क्षेत्रों के नुकसान अब अपने प्रदर्शित सैनिकों को पर्याप्त रूप से बनाए नहीं रख सकता है। डर्लेवांगर जैसी इकाइयों को पिल्ले के माध्यम से सेल्फ स्टेन के लिए निहित प्राधिकरण प्राप्त हुआ। कमांडर ने खुद इस प्रथा को संस्थागत रूप दिया, जिससे लूटपाट बॉन्ड की एक आंतरिक प्रणाली बनाई गई, जिसने शराब, बंदी महिलाओं या नाइट गार्ड की छूट के लिए सबसे अधिक उद्यमियों सैनिकों को पुरस्कृत किया। आंतरिक भ्रष्टाचार उन स्तरों पर पहुंच गया जिन्होंने इकाई की बुनियादी कार्यक्षमता को खतरा दिया। अधिकारियों ने कैदियों को सहयोगी जमींदारों को दास के रूप में बेच दिया। घायलों के लिए नियत चिकित्सा आपूर्ति को मॉर्फिन और अल्कोहल द्वारा विपणन किया गया था। डेलवांगर ने खुद को सक्रिय रूप से इन व्यवसायों में भाग लिया। एक छोटे से व्यक्तिगत खजाने को जमा किया, जिसमें पीड़ितों से निकाले गए गहने, घड़ियां और सोने के सिक्के शामिल थे। एक विशेष रूप से खुलासा गवाही वेफेन एसएस के एक चिकित्सा अधिकारी से आती है, जो अस्थायी रूप से यूनिट से जुड़ी हुई थी। वे सैनिक नहीं थे, वे हाइना थे। वे हर रात चोरी की शराब के साथ नशे में थे। उन्होंने कैदियों के साथ रूसी रूले खेला। एक गैर अधिकारी ने एक ग्रेनेड को एक सेल के अंदर फेंक दिया। नवंबर के अंत तक स्लोवाक सर्वेक्षण में ज्यादातर इसका दम घुट गया था। जीवित पक्षपाती दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पीछे हट गए, जहां वे लाल सेना के आगमन तक सीमित प्रतिरोध बनाए रखेंगे। आंतरिक अराजकता के बावजूद अपने मिशन में सफल माना जाने वाला सोंडर कमांडो ने नए आदेश प्राप्त किए। हंगरी में तैनात, जहां सैन्य स्थिति तेजी से बिगड़ गई, हंगरी ने एक मौलिक रूप से अलग परिदृश्य प्रस्तुत किया। यह अब ग्रामीण वातावरण या शहरी दमन में एक एंटी पार्टिसन संचालन नहीं था, लेकिन एक पारंपरिक मोर्चा जहां लाल सेना बुडापेस्ट के लिए उन्नत थी। ब्रिगेड आधिकारिक तौर पर एसएस के 36 वेन ग्रैंडेरोस डिवीजन के रूप में नाम दिया गया, हालांकि यह शीर्षक कार्यात्मक से अधिक मानद था। हंगरी की राजधानी के पूर्व में रक्षात्मक रेखाओं में तैनात किया गया था। इस पारंपरिक युद्ध के संदर्भ ने यूनिट की सैन्य कमियों को क्रूरता से उजागर किया। इसके सदस्यों रक्षाहीन आबादी के खिलाफ हिंसा के लिए अनुकूलित सोवियत नियमित सैनिकों का सामना करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, अनुशासन और उपकरणों की कमी थी। पहली बैठकों के परिणाम स्वरूप भारी हार हुई, जिसमें अनुपातहीन सामग्री और मानव नुकसान हुआ। कई सदस्यों की प्रतिक्रिया भविष्यवाणी थी, ड्रॉप आउट। उन्होंने रात के दौरान पदों को छोड़ दिया, अक्सर हथियार और आपूर्ति लेते हुए पश्चिमी नियंत्रित क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए, जहां उन्हें एसएस अपराधियों के लिए आरक्षित की तुलना में अधिक क्लेमेंट उपचार की उम्मीद थी। दूसरों ने केवल लड़ाकू आदेशों को नजरअंदाज कर दिया, खुद को विशेष रूप से पीछे में हंगेरियन लोगों की लूट के लिए समर्पित किया। एक विशेष रूप से प्रकट होने वाली घटना वॉरलॉर्ड्स नामक आंतरिक रिपोर्टों की उपस्थिति थी।
रेगिस्तान के छोटे समूह, यहां तक कि एसएस वर्दी पहने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में नियंत्रण क्षेत्रों की स्थापना की, जहां उन्होंने सामंती डाकुओं की तरह व्यवहार किया। अन्य लूटपाट के खिलाफ सुरक्षा के बदले किसानों के लिए करों की मांग की। स्थिति इतनी असहनीय हो गई कि जर्मन हाई कमांड ने यूनिट को द्वितीयक कार्यों के लिए फिर से लागू किया। रेलवे की सुरक्षा, रसद जमा की हिरासत और कभी कभी अन्य इकाइयों के रेगिस्तानों के खिलाफ दंडात्मक संचालन। यहां तक कि इन अपेक्षाकृत सरल कार्यों में उनका प्रदर्शन विनाशकारी था। बुडापेस्ट के पास पार्क किए गए एक नियमित वेहरमाचट अधिकारी द्वारा लिखे गए जर्मन काउंटर एक्सपाइन द्वारा इंटरसेप्ट किया गया एक पत्र सामान्य भावना को संश्लेषित करता है। मुझे सोवियत की तुलना में डायरवैंगर ब्रिगेड से अधिक डर है। जहां वे गुजरते हैं, वे विनाश का एक निशान छोड़ देते हैं कि न तो दुश्मन बम विस्फोट मैच करने के लिए। दिसंबर 1940 में बुडापेस्ट के साथ व्यावहारिक रूप से सोवियत बलों से घिरा हुआ था। यूनिट पूर्ण कार्बनिक अपघटन में थी। लूट वितरण के कारण बड़े पैमाने पर दोष, स्थानिक अल्कोहल, क्रॉनिक अनुशासनहीन और लगातार आंतरिक झड़पों ने उनकी सैन्य प्रभावशीलता को महत्वहीन स्तरों तक कम कर दिया था। खुद को डर्लेवैंगर ने जानते थे कि युद्ध खो गया था। व्यक्तिगत भागने की तैयारी शुरू कर दी थी। युद्ध के बाद पकड़े गए दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने झूठी पहचान जमा की थी, भागने के नेटवर्क के साथ संपर्क स्थापित किए थे और स्विट्जरलैंड और स्पेन में बिचौलियों में अपनी व्यक्तिगत लूट का हिस्सा स्थानांतरित कर दिया था। नाजीवाद के प्रति उनकी कट्टरपंथी निष्ठा, अगर वह कभी भी वास्तव में अस्तित्व में थे, तो जीवित रहने की मूल वृत्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। हंगरी में यह टर्मिनल चरण नाजी पतन के अक्सर अनदेखा आयाम को उजागर करता है। न केवल इसकी सैन्य और रसद संरचनाओं का विघटन, बल्कि इसके नैतिक और वैचारिक तंत्र का। किसी भी राजनीतिक या सैन्य बहाने डिर्लेवांग ब्रिगेड को अपने मौलिक सार के लिए कम कर दिया गया था। वर्दी में अपराधियों का एक बैंड, एक शासन का सही प्रतीक, जिसने अपराध को एक सरकारी पद्धति के रूप में संस्थागत रूप दिया था। अंतिम पतन, नरक का अंतिम आदेश। फरवरी 1940 5 ने सोंडेर कमांडो डिर्लेवांगर के अंतिम आधिकारिक मेटामॉर्फोसिस को चिह्नित किया। जर्मन सैन्य वास्तविकता को देखते हुए लगभग एक वास्तविक अधिनियम में इकाई औपचारिक रूप से एसएस के 36वें ग्रैंडेरोस डिवीजन की स्थिति के लिए उच्च थी। इस पदोन्नति ने एक शासन की नौकरशाही कल्पना को प्रतिबिंबित किया, जो भव्य नियुक्तियों को जारी करना जारी रखा, जबकि इसका क्षेत्र दैनिक रूप से एलाइड एडवांस के तहत कम हो गया था। अपने अंतिम महीनों में इस विभाजन की मानवीय संरचना शायद नाजी संरचनात्मक विकृति का सबसे चरम उदाहरण है। कुछ मूल अपराधियों के साथ जो अभी भी बच गए हैं, उन्होंने अब अपने पूर्व पीड़ितों के एक ही झंडे के नीचे मार्च किया। विरोधी राजनीतिक कैदी, कम्युनिस्ट, यहूदियों को उपयोगी, समलैंगिक कौशल, यहोवा के गवाहों और अन्य समूहों द्वारा व्यवस्थित रूप से 12 वर्षों के लिए सताया गया। अपराधियों और पीड़ितों के इस मजबूर संलयन ने दुखद विडंबना की स्थितियों को बनाया। यहूदी वैज्ञानिकों ने तात्कालिक विस्फोटक विकसित करने के लिए मजबूर किया। जर्मन कम्युनिस्ट एसएस अधिकारियों के आदेशों को प्रसारित करते हुए हिंसक अपराधियों के लिए गोला बारूद ले जाने वाले शांतिवादी बुद्धिजीवियों। यह तीसरे रीच के नैतिक अपघटन का एक जीवित रूपक था। फरवरी के अंत में एक महत्वपूर्ण घटना ने यूनिट के प्रभावी विघटन को तेज कर दिया। बर्लिन के चारों ओर ब्रैंडेनबर्ग के पास एक झड़प के दौरान डिर्लेवांग गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक सोवियत गोली ने अपने बाएं फेफड़े को पार कर लिया, जिससे पीछे में एक सैन्य अस्पताल में अपनी निकासी को मजबूर किया गया। कमांड को अस्थायी रूप से इस अजीब प्रशिक्षण के साथ पिछले अनुभव के बिना एक नियमित अधिकारी एसएस ब्रिगेड फुहरर फ्रिट्ज शम्स में स्थानांतरित कर दिया गया था। डिर्लेवांगर की डराने वाली उपस्थिति के बिना नाजुक आंतरिक संतुलन जल्दी से ढह गया। अनुभवी गैर समन्वित अधिकारी जानते हैं कि उन्हें युद्ध अपराधियों के रूप में माना जाएगा। जब कब्जा कर लिया गया तो भागने से बचने की तैयारी को तेज कर दिया जाएगा। जबरन भर्तियां रेगिस्तान के किसी भी अवसर की तलाश कर रहे थे। स्लाव ऑक्सिलियरीज, ये जानते हुए कि उनके हमवतन उन्हें देशद्रोहियों पर विचार करेंगे, वर्दी से छुटकारा पाने और बैज की पहचान करने की कोशिश की। स्थिति को जटिल करने के लिए
यूनिट को पूर्वी मोर्चे के विभिन्न क्षेत्रों में खंडित और वितरित किया गया था, मुख्य रूप से ब्रैंडेनबर्ग क्षेत्र में बर्लिन से पहले अंतिम रक्षात्मक अवरोध। इन पदों में अजेय सोवियत अग्रिम के खिलाफ हताश लड़ाई, संख्या, उपकरण और प्रेरणा में एक असीम रूप से बेहतर दुश्मन के खिलाफ बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 24 मार्च 1940 5 को एक जर्मन जनरल स्टाफ की रिपोर्ट में अपने जुझारू मूल्य का क्रूर मूल्यांकन प्रदान करता है। 36 डिवीजन में सामरिक सामंजस्य, बुनियादी अनुशासन और युद्ध की इच्छा का अभाव है। इसकी इकाइयां आदेशों के बिना पदों को छोड़ देती हैं, अक्षम गोला बारूद का उपभोग करती हैं और उच्च नियंत्रण के साथ विश्वसनीय संचार को बनाए नहीं रखती है। मध्य सेना से घिरे बर्लिन के साथ मिड अप्रैल तक पूर्व ब्रिगेड डलेवेंजर के बिखरे हुए अवशेषों को राजधानी के हताश रक्षा में शामिल किया गया था। कुछ 100 सैनिकों के लिए कम ये असंबद्ध समूह शहर के दक्षिणी और केंद्र के क्षेत्रों में लड़े। वॉक्सस्टूरम इकाइयों, लोकप्रिय मिलिशिया, हिटलर युवाओं की टुकड़ी और वफन एसएस की अंतिम बटालियन के साथ मिश्रित। इन अंतिम दिनों का वर्णन करने वाले दस्तावेज अराजक दृश्यों को आकर्षित करते हैं। कुछ सदस्यों, विशेष रूप से उन भर्ती हुए, सख्त रूप से नागरिक आबादी के साथ मिश्रण करने की कोशिश की, वर्दी और सैन्य प्रलेखन को छोड़ दिया। अन्य, यह जानते हुए कि उनके इतिहास ने उन्हें स्वतंत्र रूप से वर्दी से निंदा की, आत्मघाती दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, सहयोगी या सोवियत न्याय का सामना करने की तुलना में युद्ध में मरना पसंद किया। एक विशेष रूप से कट्टरपंथी समूह ने प्रचार मंत्रालय के खंडहरों में रक्षात्मक पदों की स्थापना की, जहां इसने गहन तोपखाने की आग के तहत कई दिनों का विरोध किया। जब सोवियत बलों ने अंततः 1 मई को इमारत पर हमला किया तो उन्हें एक मैकाब्रे दृश्य मिला। युद्ध में मृत रक्षकों के अलावा उन्होंने सिर में बंदूक की गोली के घावों के साथ कई निकायों की खोज की, जो आसन्न कब्जे से पहले एक सामूहिक आत्महत्या का सबूत था। 2 मई 1940 5 को बर्लिन के अंतिम पतन के साथ दिर्लेवांग ब्रिगेड की आधिकारिक कहानी समाप्त हो गई। कुछ बचे लोगों को सोवियत संघ द्वारा कब्जा कर लिया गया था या जर्मनी की पराजित किया गया था, जो न्याय से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जो अंत में तीसरे रेह के ऊपर से था। इस बीच ऑन्स्कर डिर्लेवांगर की नियति ने एक अनोखे पाठ्यक्रम का पालन किया। आंशिक रूप से अपने फुफ्फुसीय घाव से उबरने के बाद उन्होंने सोवियत आगमन से पहले सैन्य अस्पताल को छोड़ दिया था। हफ्तों के लिए वह सिलेसिया के एक कथित शरणार्थी हेनरिक एंगर के नाम पर झूठे दस्तावेज का उपयोग करके जर्मनी के कब्जे में चले गए। इस पोशाक ने शुरू में काम किया, जिससे वह अमेरिकी नियंत्रित क्षेत्रों को पार करने की अनुमति देता है, जब तक कि वह फ्रांसीसी व्यवसाय क्षेत्र तक नहीं पहुंचता। 1 जून 1940 5 को उनकी किस्मत दक्षिणी जर्मनी के ऑल्सहाउजन के आसपास के क्षेत्र में नाटकीय रूप से बदल गई। दचौ एकाग्रता शिविर के एक पुराने कैदी ने उन्हें शरणार्थियों के एक समूह के बीच मान्यता दी और फ्रांसीसी अधिकारियों को सतर्क किया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद जहां उन्होंने अपनी झूठी पहचान बनाए रखी, दंत परीक्षा और विशेषता निशान ने उनकी वास्तविक पहचान की पुष्टि की। उन्हें फ्रांसीसी नाम मात्र हिरासत में एक बैरक में भर्ती कराया गया था, लेकिन निर्वासित पोलिश गार्डों द्वारा प्रभावी रूप से निगरानी की गई, जिन्होंने व्यवसाय बलों के सहायक के रूप में कार्य किया। 5 से 6 जून की रात को क्या हुआ आंशिक रूप से छाया में रहता है, हालांकि बाद के कई गवाही एक सुसंगत छवि का निर्माण करते हैं। पोलिश गार्डों ने पुष्टि की कि उन्होंने वारसो कसाई की रक्षा की, प्रत्यक्ष न्याय का प्रशासन करने का फैसला किया। वे उसे रात के दौरान अपने सेल से बाहर ले गए, उसे एक अलग कमरे में ले गए और उसे एक क्रूर पिटाई दी, जिसमें बैटन के साथ ब्लो, मिलिट्री बूट्स के साथ किक और कुछ संस्करणों के अनुसार बेनेटा जोश शामिल थे। अपने हाल के घाव से कमजोर हो गए, इस उपचार के लिए जल्दी से दम तोड़ दिया। आधिकारिक फ्रांसीसी रिपोर्ट अपनी संक्षिप्तता और अस्पष्टता के लिए उल्लेखनीय है। बस यह दर्ज किया गया कि कैदी को कैदियों के बीच स्पष्ट विवाद के बाद अपने सेल में मृत पाया गया था। उनके शरीर को एक अज्ञात सामान्य कब्र में समारोहों के बिना दफनाया गया था। केवल दशकों बाद 1960 में दंत रिकॉर्ड के माध्यम से
एक फोरेंसिक उद्घोषणा निश्चित रूप से पुष्टि करेगा, जो प्रभावी रूप से ऑस्कर डर्लेवांग के थे। औपचारिक परीक्षण के बिना इस मृत्यु ने एक प्रक्रिया के इतिहास को वंचित कर दिया, जो नाजी शासन के सबसे अंधेरे अध्यायों में से एक को रोशन कर सकती थी। डीरीवांग ने कभी भी अपने अपराधों के लिए सार्वजनिक रूप से जवाब नहीं दिया और उनकी इकाई के कई परिचालन विवरण उनके साथ खो गए, एक वृत्तचित्र वैक्यूम बनाते हुए जो बाद में उनके अधीनस्थों के उत्पीड़न को जटिल कर देगा। ब्रिगेड के लगभग 700 सदस्यों के बारे में जो युद्ध से बच गए, इसका सामूहिक नियति पोस्ट व संक्रमणकालीन न्याय की सबसे महत्वपूर्ण विफलताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। बहुसंख्यक कानूनी जिम्मेदारी से बचने में कामयाब रहे, अवधि के प्रशासनिक भ्रम से लाभान्वित हुए, रीच के अंतिम दिनों के दौरान रिकॉर्ड के व्यवस्थित विनाश और बाद में शीत युद्ध की शुरुआत के लिए जो राजनीतिक प्राथमिकताओं को फिर से शुरू करते हैं। कुछ प्रसिद्ध चूहे मार्गों का उपयोग करके गायब हो गए, क्लैंडस्टाइन नेटवर्क जो दक्षिण अमेरिका या अरब देशों में भागने की सुविधा प्रदान करते थे। अन्य लोगों को पश्चिमी या सोवियत खुफिया सेवाओं द्वारा भर्ती किया गया था। नई पहचान के लिए मूल्यवान जानकारी का आदान प्रदान किया गया था। बहुसंख्यक, हालांकि चुपचाप जर्मन नागरिक समाज को फिर से स्थापित किया, पुनर्निर्माण संघीय गणराज्य में आम नागरिकों की भूमिका को अपनाते हुए। केवल एक न्यूनतम अंश को न्यायिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा। नूरनबर्ग के निर्णयों में सोंडेरकोमांडो को स्पर्श रेखा का उल्लेख किया गया था, लेकिन एक प्राथमिकता अनुसंधान फोकस का गठन नहीं किया गया था। ध्यान दें कि शासन की ऊपरी संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, न कि विशिष्ट इकाइयों पर नोटिस के लिए जो थे। पश्चिमी पोस्ट वॉर जर्मनी में इस इकाई पर शोध ने व्यवस्थित देरी और बाधाओं का अनुभव किया। अभियोजकों ने अपूर्ण फाइलें, गुम गवाह या अस्पष्ट कानूनी न्यायालयों को पाया। 1950 के दशक की राजनीतिक माहौल, आर्थिक पुनर्निर्माण और भयावह शीत युद्ध का प्रभुत्व था। ऐतिहासिक घावों को खोलने के बजाय समापन अध्यायों का पक्ष लिया। जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, पूर्वी जर्मनी, ने इन अपराधों में अधिक रुचि दिखाई। 1960 में प्रकाशन किया गया था, जिसमें दी वॉरसॉ एग्जीक्यूटर्स नामक एक व्यापक रिपोर्ट थी, जहां सावधानीपूर्वक प्रलेखित अत्याचारों और जीवित अपराधियों की पहचान की गई थी। हालांकि इनमें से अधिकांश पश्चिमी क्षेत्रों में थे, समाजवादी न्याय की पहुंच से परे। इस तरह के शोध को मुख्य रूप से प्रचार अभ्यासों में बदल दिया। विरोधाभासी रूप से ये पोलैंड, बेलारूस और सोवियत संघ में था, जहां दुर्गांग ब्रिगेड की स्मृति अधिक जीवित रही, हालांकि मुख्य रूप से न्यायिक उत्पीड़न की वस्तु के रूप में, एक सामूहिक आघात के रूप में। स्मारकों, स्मारक सजीले टुकड़े और वार्षिक समारोहों को विशिष्ट नरसंहारों के पीड़ितों को याद किया, जबकि मौखिक प्रशंसा पत्रों ने पीढ़ियों के बीच उन घटनाओं की स्मृति को प्रसारित किया। जर्मनी में इसके विपरीत डर्लेवांगर नाम अपेक्षाकृत अंधेरा रहा। स्कूल की पाठ्य पुस्तकों से अनुपस्थित और विशेष शैक्षणिक अध्ययनों के लिए फिर से आरोपित किया गया। यह हिस्टोरियोग्राफिक हाशिए पर होने वाले एपिसोड को एकीकृत करने में कठिनाई को दर्शाता है, जो होलोकॉस्ट और नाजियों के अपराधों के पारंपरिक व्याख्यात्मक ढांचे को भी चुनौती देता है। डर्लेवांग ब्रिगेड का इतिहास सैन्य ऐतिहासिक विश्लेषण की सामान्य श्रेणियों को स्थानांतरित करता है। वे सरल युद्ध अपराधी नहीं थे, लेकिन एक एकता स्पष्ट रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आपराधिक आवेगों को चैनल करने के लिए डिजाइन की गई थी। वे न केवल अत्याचारी आदेशों के निष्पादित थे, बल्कि एक संरचना थी जिसने क्रूरता में पहल को सक्रिय रूप से पुरस्कृत किया। वे नाजीवाद के एक विचलन का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, लेकिन इसकी सबसे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति और वैचारिक फिल्टर के बिना। यह चरम मामला हमें सामान्य अपराध और राजनीतिक अपराध के बीच पारंपरिक अंतरों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है। अत्यधिक हिंसा और प्रणालीगत हिंसा के बीच, व्यक्तिगत विचलन और आतंक के संस्थागत सामान्यकरण के बीच, डर्लेवांगर ब्रिगेड ने एक परेशान करने वाली सच्चाई को मूर्त रूप दिया। नाजी शासन ने न केवल सैडिज्म की अनुमति दी, बल्कि जानबूझकर एक उपयोगी उपकरण के रूप में खेती की। इसके विघटन के 70 साल बाद यह इकाई ऐतिहासिक और नैतिक समझ के लिए एक चुनौती का प्रतिनिधित्व करना जारी रखती है। इसकी विरासत न केवल विशिष्ट अत्याचारों की एक सूची है, बल्कि कुछ राजनीतिक परिस्थितियों में
राज्य और आपराधिक संगठन के बीच अंतर पूरी तरह से भंग हो सकता है। इसका इतिहास हमें याद दिलाता है कि सभ्यता एक नाजुक निर्माण है जो लगातार बलों द्वारा धमकी दी जाती है, जो कि अकथनीय विसंगतियों से दूर राजनीतिक प्रणालियों द्वारा खेती और निर्देशित की जा सकती है, जो बर्बरता में कार्यात्मक उपयोगिता पाते हैं।